तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर एक कार का पीछा कर रहे थे। उन्हें इस कार पर शक था। जैसे ही वो इस कार को रुकवाते हैं, कार का ड्राइवर जल्दी से एक गन निकाल कर अपनी टांग के नीचे छुपा लेता है। पुलिस ऑफिसर के बात करने पर जब ये आदमी कुछ ज्यादा जवाब नहीं देता, तो पुलिस ऑफिसर उससे लाइसेंस मांगते हैं। और इस टाइम तक भी हमें उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता। ठीक इसी टाइम पर हम देखते हैं कि यहीं पर एक और पुलिस की कार आकर रुकती है और उसमें से ऑफिसर जेन निकलती है, जो कि पहले ऑफिसर की वाइफ है। वो उससे पूछती हैं क्या सब कुछ ठीक है। ऑफिसर उन्हें तसल्ली देते हैं और कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जेन कान मोड़कर यहाँ से जा ही रही थी कि बैक व्यू मिरर में उसने देखा कि वो आदमी उसके हस्बैंड के साथ बहस कर रहा है। इसीलिए वो कार मोड़कर वापस आने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उस आदमी ने ऑफिसर को गोली मार दी। जब तक जेन यहाँ पहुंची, ऑफिसर मर चुके थे। जेन ने उस किलर को पकड़ने के लिए उस पर शूट करना चाहा, पर किलर निकल गया उसके हाथ से। अब सीन कट होकर हमें दोबारा उसी किलर को दिखाया जाता है जो एक होटल रूम के अंदर किया था। वहां पर उसी के बारे में न्यूज़ चल रही थी कि किस तरह एक किलर ने 16 लोगों को मार दिया था और वो अभी भी खुले आम घूम रहा था। पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी थी। ये किलर जानता था कि उसके बारे में ही बात हो रही है और जरूर पुलिस भी उसे ढूंढ रही होगी, इसीलिए वो इस होटल के अंदर बनी हुई एक अजीब से कमरे में जाकर सो जाता है। इस टाइम उसने किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए शॉटगन पकड़ी हुई थी। अगले दिन हमें किलर को किसी का पीछा करते हुए दिखाया जाता है। वो एक फार्मेसी के पास आकर रुक जाता है और दिखता है कि एक लड़की फार्मेसी के अंदर गई थी। वो इसी का पीछा कर रहा था। काफी देर बाद वो इस फार्मेसी से बाहर निकली और जब जाकर अपनी कार में बैठी तो देखने को मिला कि किलर पहले से ही उसकी कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उस लड़की को ये पता चलने से पहले ही कि उसकी कार में कोई है, वो किलर उसे मार डालता है और फिर उससे फार्मेसी की चाबियां लेके फार्मेसी के अंदर जाता है और बहुत सी ओट पटांग की दवाइयां इकट्ठी कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेन अभी बहुत ज्यादा दुख में थी। एक तो ये दुख था कि उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे, और दूसरा दुख ये था कि पुलिस अभी तक उस किलर का पता नहीं लगा पा रही थी। इतनी देर में न्यूज आ जाती है कि वो किलर एक और औरत को मार चुका है। इससे वो समझ आती है कि जरूर वो किलर एक साइको है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो कहीं और जाने ले लेगा। इसलिए वो फैसला करते हैं कि कुछ भी हो जाए वो इस किलर को खुद ढूंढेगी और इस किलर के खिलाफ फौरन ही सबूत इकट्ठे करने के लिए बढ़ जाती है। जितने टाइम में उसने उस किलर के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, उस टाइम के अंदर अंदर किलर 10 और कत्ल कर चुका था और अब उसके किलिंग्स का ये नंबर 32 हो गया था। जिसके बाद जेन फैसला करती है कि अब वो घर में रुककर इंतजार नहीं करेगी, वो खुद बाहर निकलेगी। ये सब इतना बड़ा हो गया था कि पुलिस वालों ने FBI के हाथ में दे दिया था। जेन के हाथ में भी ज्यादा कुछ नहीं रहा था, क्योंकि जेन एक पुलिस ऑफिसर थी। जेन जानती थी कि उसे काफी हद तक तो केस पर्सनली ये सॉल्व करना पड़ेगा। खैर, अब हमें किलर को दिखाया जाता है जो रोड पर जब अपनी गाड़ी चला रहा था तभी वो नोटिस करता है कि रोड पर एक और गाड़ी पंचर खड़ी थी। उसमें एक कपल था। लड़का उस गाड़ी का टायर चेंज करने में बिजी था, जबकि लड़की कार के अंदर बैठी हुई थी। वो अब कुछ ही दूरी पर अपनी कार रोक लेता है, अपना किलर वाला मास्क लगाता है और उसके बाद अपनी गाड़ी से एक रॉड निकाल कर बाहर निकलता है और बिना सोचे समझे उस आदमी के सर पर वार करते हुए उसे एक ही बार में मार डालता है। अपने हस्बैंड की चीख सुनकर वो लड़की बाहर निकलती है और देखती है कि उसके हस्बैंड मर चुके हैं। वो बुरी तरह घबरा जाते हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो इस टाइम उसके भी पीछे एक किलर था। वो समझ गई कि उसके हस्बैंड की तरह उसकी भी जान जाने वाली है। अपनी जान बचाने के लिए वो भागी भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किलर के हाथों ना सही सामने आने वाले ट्रक से टकरा कर उसकी मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर भी उसे बचाने के लिए ब्रेक लगाने ही वाला था, लेकिन उसका भी बैलेंस बिगड़ा और ट्रक उलट गया। ट्रक के अंदर ऑयल होने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। ट्रक ड्राइवर भी मारा गया। किलर बहुत ही आराम से दूर खड़ा ये सब तमाशा देखता रहा, जिसके बाद वो लड़के के पास गया और उसके खून से उसी की कहा पर उसने एक सैटेनिक साइन बना दिया, यानी शैतान का सिंबल बना दिया। और यहाँ से हमें अंदाजा हुआ कि वो शैतान की पूजा करता है और ये सारी कुर्बानियां शैतान के लिए दे रहा है। दूसरी तरफ इस सब की खबर भी अब न्यूज में चल जाती है। FBI की टीम ज्यादा तेजी से इस केस को सॉल्व करने की कोशिशों में लग जाती है और इसी सिलसिले में जेन भी आकर उन लोगों से मिलती है। वो कहते हैं कि मैं इस किलर के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और उसने मेरे हस्बैंड को भी मारा है। मैं इस केस को सॉल्व करवाने में मदद कर सकती हूँ। लेकिन ये केस जो इस टाइम लीड कर रहा था, वो जेन की किसी भी हेल्प लेने से मना कर देता है और जेन परेशान हो जाती है। यहीं पर हम देखते हैं कि FBI की एक डिटेक्टिव रबीका जेन को इस तरह मना करने पर उदास हो रही थी।
उसे जेन को देखकर ये साफ लग रहा था कि वो मदद कर सकती है किलर को पकड़वाने में, पर अपने सीनियर के सामने वो उससे कुछ नहीं कह सकती थी। इसी वजह से ऑफिस के बाद शाम में रेबिका उसे एक होटल में बुला लेती है और किलर के मुतालिक जितनी भी चीजें उन्होंने इन्वेस्टिगेट की होती है वो इलीगली जेन को बता देते हैं। जेन के मुताबिक किलर हमेशा अपनी कार में रहा करता था, पर रेबिका बताती है नहीं, वो डिफरेंट होटल्स में स्टे करता है और अपने पीछे सबूत भी छोड़ कर जाता है। और वो ये सारी किलिंग्स सिर्फ साइको किलर होने की वजह से नहीं कर रहा, उन सारी किलिंग्स के पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद है, क्योंकि वो सारी किलिंग्स बहुत ही ज़्यादा पैटर्न में करता है। अमृतिका उसे एक होटल पे लेकर जाते हैं जहाँ पर वो एक किलिंग करके निकला था। इस होटल के अंदर उसने बहुत सारे सैटेनिक साइंस बनाए हुए थे जिनसे उन्हें पता चला था कि वो किसी कल्ट का हिस्सा है। अमृतिका के लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए जेन और इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें उस किलर का नाम पता चल जाता है जो कि रिचर्ड था। ये लोग अब यहाँ पर बैठकर ये भी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किलर का अगला स्टेप क्या होगा, वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा। इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ये लोग यहाँ से जाने ही वाले थे तो रेबिका को एक और खबर मिली। कुछ ही देर पहले एक मॉल में एक धमाका हुआ था और धमाके में जिस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था ये उसी टाइप का बॉम्ब था जो किलर ने एक वेपन डीलर को मार कर चुराए थे। खैर अब सीन कट होता है और हम दोबारा किलर को देखते हैं। किलर अपने एक और किलिंग की तैयारी में है, पाइप को पकड़ता है और उसकी एक साइड को बहुत ज्यादा शार्प कर देता है और उसके बाद अगली सुबह उसी पाइप को लेकर वो एक चर्च में जाता है। कन्फेशन के बहाने से वो फादर को एक अजीब से रूम में ले जाता है और जैसे ही फादर उसकी बातों में खोए हुए होते हैं वो उसी धारदार पाइप से उनके गले में स्टैब कर देता है और पाइप की दूसरी तरफ से उनका खून पीता है। यहाँ जेन भी अब उसका पता करते हुए उसके होटल तक पहुंच गई थी। वो पहले उसके हुलिये को बताते हुए मैनेजर से उसके बारे में पूछती है, लेकिन मैनेजर उसका हुलिया पहचान नहीं पाता। लेकिन जब वो अपनी गेस्ट लिस्ट चेक करता है तो उसे रिचर्ड नाम का एक गेस्ट मिल जाता है। बस फिर जेन उसी रूम के अंदर चली जाती है। अपनी गन ताने वो इस रूम को चेक कर रही थी। उससे पहले यहाँ पे एक सूटकेस दिखा। कमरा बज़ाहिर खाली था। उसने बहुत ही ध्यान से वॉशरूम खोला। वॉशरूम में एक शॉटगन थी लेकिन था कोई भी नहीं। उसके बाद जब वो बाहर आई तो एकदम से पीछे से कपड़ खुली और किलर वहां से बाहर निकल आया। वो जेन को मारना चाहता था पर जेन अपने आप को बचाने में कामयाब हो गई। इस तरह अपने शिकार को अपने हाथ से निकलता देखकर उस किलर को भी गुस्सा आया और उसने दोबारा जेन के ऊपर अटैक किया और जेन ने अपनी डिफेंस में उसके ऊपर अटैक किया। यहाँ पर दोनों की अच्छी खासी हाथापाई हुई, लड़ाई हुई, पर आखिर में उस किलर ने जेन को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दिया खिड़की तोड़ते हुए और फिर खुद भी उसी खिड़की से जंप लगाकर अपनी कार लेकर यहाँ से भाग गया और जेन कुछ कर भी ना पाई। जेन सदमे में चली गई थी, इतना करीब किलर के पहुंच कर उसे ना पकड़ने के लिए। खैर अब वो इस कमरे की बहुत अच्छे से तलाशी लेती है और उसे इस कमरे में बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं जो किलर यहाँ से मिटाना भूल गया था और इन्हीं सबूतों के जरिए उसे किलर की अगली मूव के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किलर एक कैल्विन नाम के बंदे से कांटेक्ट करता है। कैल्विन उसे बताता है कि हमने न्यूज़पेपर में तुम्हारा ऐड देखा है, तुम एक सैटेनिक कल्ट के मेंबर हो और हम भी ऐसे ही एक सैटेनिक कल्ट के मेंबर हैं। हम तुम एक साथ मिलकर सारा काम कर सकते हैं और हम जानते हैं कि तुम एक बहुत बड़े पर्पस के लिए काम कर रही हो। अगर तुम चाहो तो उसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। किलर भी अब उनकी बात मान जाता है और उनके बताए एड्रेस पर आ जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि उन जैसे और भी लोग थे और सभी ये दावा कर रहे थे कि वो शैतान की पूजा करते हैं और इस सब के दौरान वो अजीबोगरीब ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये देखते हुए रिचर्ड समझ आता है कि ये लोग किसी कल्ट के मेंबर नहीं, इन्होंने अपना ही कोई अजीब सा कल्ट बनाया हुआ है। खैर वो यहाँ पर इन लोगों से कुछ नहीं कहता और कैल्विन के साथ अपने रूम में आ जाता है। उसने नोटिस किया था कि कैल्विन बाकी मेंबर्स जैसी कोई हरकत नहीं कर रहा। वो कैल्विन से कहता है कि मुझे एक इंसान का पता चलाना है जिसका नाम एड्रेस मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैं ये जानता हूँ वो काम क्या करता है। कैल्विन उससे कहता है तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद जब किलर न्यूज़ ऑन करता है तो देखता है कि वहाँ पर जेन ही इंटरव्यू दे रही थी और वो उसी के बारे में बात कर रही थी। अजीब बात थी, ये किलर की इंटरव्यू देखकर खुश हुआ था। सिर्फ यही नहीं, अगले दिन तो उसने पुलिस स्टेशन में कॉल भी कर दी थी जेन के लिए। तो जब जेन को ट्रांसफर की जाती है तो वो जेन से कहता है मुझे खुशी है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो और तुम मुझसे डरी नहीं। खुद तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हारे लिए सबूत छोड़ता रहूंगा रास्ते में। ये सुनकर जेन हैरान हो जाती है कि उसके लिए नहीं खुद उसे कैसे कॉल करनी थी। खैर अब वो और भी ज्यादा होशियारी से काम करने वाली थी क्योंकि जानती थी कि किलर जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है।
सीन कट होकर दोबारा हमें दिखाया जाता है उसी कल्ट को। वहाँ पर उस कल्ट का लीडर थॉमस पहले अपने कल्ट के सभी मेंबर्स को ड्रग खिलाता है और उसके बाद उनसे ऊट पटांग की हरकतें करवाता है। किरर जो खड़ा ये सब देख रहा था उसे ये सब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो देखता है कि अभी इन सब में कैल्विन नहीं था। हम देखते हैं कि जब जब किलर कैल्विन से मिलता है तो वो अपना मास्क भी हटा देता है, ऐसे जैसे उसे कैल्विन पर पूरा भरोसा हो। खैर अब कैल्विन ने उसे उसके बताए आदमी का एड्रेस, नाम और फ़ोन नंबर दे दिया था, तो यहाँ आने का उसका मकसद पूरा हो गया था। अब वो कैल्विन को एक मशवरा देकर जाता है कि तुम उस कल्ट के लोगों जैसे नहीं हो, तो आइंदा के बाद अंदर मत जाना, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। कैल्विन को उसकी बात अभी समझ नहीं आई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद आ जाने वाली थी। अब वो एक एक्स और पेट्रोल की कैन लेकर वापस उसी मेंशन के अंदर जाता है और जिस रूम में बोर्ड पटांग की हरकतें हो रही थी उसी रूम में जाकर वो सभी लोगों को अपनी एक्स से बेदर्दी से मार डालता है। एंड पर वो उनके लीडर का सर ही उस एक्स से खोल देता है, जिससे खून चारों तरफ फैल जाता है और उसके भी बुरी तरह मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सारी जगह में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। ये सब काम खत्म करने के बाद जब वो यहाँ से जाने ही वाला था तो उसे खिड़की के पास एक साया दिखाई दिया। वो जान गया था कि जरूर वहाँ कोई है, इसलिए वो अपना मास्क उतारता है और एक स्टिक पर लगाकर उसे खिड़की के सामने कर देता है और खुद दीवार के पीछे हो जाता है। मास्क के सामने जाते ही एक गोली चलती है और मास्क टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पता चलता है ये गोली चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि जेन थी, जो उसके छोड़े हुए सबूतों के जरिए ही उस तक पहुंच गई थी। जेन देखती है कि अब वो किलर भागकर बाहर आ रहा था, वो यहाँ से भी भाग सकता था, इसलिए वो भी फौरन अपनी गाड़ी में बैठती है और उसका पीछा करने लगती है। लेकिन किलर उससे ज़्यादा होशियार निकलता है और उसकी गाड़ी को कुछ इस तरीके से हिट करता है कि उसकी गाड़ी गड्ढे के अंदर फंस जाती है और जेन आगे नहीं जा पाती। इस वजह से जेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब किलर यहाँ से भाग जाता है तब यहाँ पर FBI के लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि जेन ने इन्हें काफ़ी पहले खबर कर दी थी कि वो किलर यहाँ पर है, लेकिन ये लोग टाइम से लेट आए क्योंकि उन्हें जेन की बातों पर यकीन नहीं था और इसी वजह से जेन अब FBI पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किलर अपने अगले प्लान को कामयाब करने की कोशिशों में लग चुका है। वो अपने ढूंढे हुए एड्रेस के अंदर जाता है। वो बिल्किस नाम के एक आदमी का था। वो दिखता है कि उसके घर में इस टाइम कोई भी नहीं। ताला तोड़कर वो उसकी बेसमेंट में जाता है और यहाँ पर कुछ बॉम्ब्स तैयार करने लग जाता है। शाम तक के इंतजार के बाद वो आदमी जिसकी तलाश इस किलर को थी, वो अपनी वाइफ के साथ घर पर पहुंच जाता है और सबसे पहले ही उन दोनों का सामना हो जाता है किलर से, जिसे देखते ही ये दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। यहाँ पर किलर उस आदमी को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ की जान प्यारी है तो जो मैं कहता हूँ बस वही करो। दूसरी तरफ हमें दोबारा जेन को दिखाया जाता है, जो दोबारा से किलर के छोड़े हुए सबूतों के जरिए एक बिल्डिंग तक पहुंचती है। बज़ाहिर उसे इस बिल्डिंग के अंदर कुछ नहीं नजर आता, पर एक खिड़की के ऊपर उसे लिखा हुआ मिलता है 3MI। ये भी एक सबूत था जो किलर ने उसके लिए छोड़ा था। वो सोच में पड़ गई, आखिर ये सब है क्या। ना समझे में वो अब अपने स्नाइपर गन के बाइनोकुलर से इर्द गिर्द देखने लगी थी और कुछ ही दूरी पर उसे एक न्यूक्लियर फैक्ट्री दिखाई दी। इस फैक्ट्री को 3 माइल आइलैंड के नाम से जाना जाता था और 3MI का मतलब भी यही था। फिर उसे याद आया कि पिछली मर्तबा जिस घर में किलर ने सबूत छोड़े थे उसमें आज की तारीख भी लिखी हुई थी। इन सारी चीजों को जोड़ते हुए जेन समझ जाती है कि किलर का मकसद बहुत बड़ा है। आज की तारीख में वो इस न्यूक्लियर फैक्ट्री को तबाह करना चाहता है, जिसके साथ साथ ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। सभी इंसान मर जाएंगे और न्यूक्लियर रेस की वजह से आसपास के शहरों में भी बीमारियां फैल जाएंगी। यहाँ पर हमें भी सारा प्लान समझ आने लगता है कि किलर ने उस बेचारे आदमी को क्यों पकड़ा था। असल में वही 3 माइल आइलैंड का मैनेजर था, यानी उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का मैनेजर था। उसी की कार में छुपकर किलर यहाँ तक आ गया। अंदर जाने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी ही नहीं पड़ी। दिखाया गया कि उसने इस आदमी को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी वाइफ को भी इसी कार के अंदर छुपाया हुआ था। अब वो इस आदमी को गले से पकड़ते हुए अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर अब इनका सामना दो गार्ड से हो जाता है। किलर फौरन ही पीछे होता है और यहाँ पर दो छोटे छोटे ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे हम बुरा ब्लास्ट होता है और ये दोनों के दोनों गार्ड्स मारे जाते हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और उसके सामने दोबारा दो गार्ड से हो जाता है। उन्हें वो अपनी शॉटगन से मारता है और इस आदमी को लेकर वो कंट्रोल रूम में आ जाता है और यहाँ सबको अपनी गन दिखाते हुए ब्लैकमेल कर कर सभी को इस कमरे से बाहर निकाल देता है।
यहाँ जेन जो सारी गेम समझ चुकी थी तो जल्दी से लोगों को बचाने के लिए इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास आई थी। वो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को बताती है कि अंदर कुछ बहुत बुरा होने वाला है, हमें जल्द ही अंदर की सिक्योरिटी टाइट करनी होगी। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर अलार्म भी बजने लगे। ये सिक्योरिटी के लोग जो पहले जेन की बातों का एतबार नहीं कर रहे थे वो समझ गए कि जेन सही कह रही है और अंदर सच में कुछ गड़बड़ी चल रही है। ये लोग जेन को लेकर जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर गड़बड़ी नहीं, पूरा का पूरा मामला ही बिगड़ गया था। वहाँ के सभी गार्ड्स मारे गए थे और पावर सेल के भी सभी लोग डरे सहमे बाहर खड़े थे। अंदर हमें दिखाया जाता है कि किलर उस आदमी को यहाँ पावर प्लांट को एक्टिव करने को कह रहा था। हालांकि वो करना नहीं चाहता था, पर किलर ने उससे धमकी दी कि अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। उसने सभी लोगों का ना सोचते हुए सिर्फ अपनी वाइफ के बारे में सोचा और किलर की बातों से ब्लैकमेल होकर उसने पावर प्लांट को एक्टिव कर दिया। जिसके बाद इस किलर ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसे भी अपनी शॉर्ट गन से मार डाला। जिसके बाद वो कंट्रोल रूम में एक गननेट रखता है और अपनी शर्ट उतारता है। बाहर लोग देखते हैं कि उसने अपनी पूरी बॉडी के अंदर बॉम्ब्स लगाए हुए थे और वो इन्हीं के जरिए इस पूरी फैक्ट्री को उड़ाना चाहता था। वो सुसाइड प्लान कर रहा था। ये लोग सोचते हैं कि हमें उससे बात करनी चाहिए, पर जेन कहती है वो बात करने वालों में से नहीं है। वो अभी तक 50 से ज़्यादा किलिंग्स कर चुका है और उसका मकसद सिर्फ तबाही फैलाना है, जिसके लिए उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं। ये लोग बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिशों में लग जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और जीन जानती थी कि इससे कम टाइम में वो यहाँ पर ब्लास्ट कर देगा। उसे जल्द ही उस किले तक पहुँचना था। तभी एक गार्ड जेन को बताता है कि ऊपर की तरफ लगी हुई एक विंडो से हम किलर को देख सकते हैं। जेन बिना सोचे समझे वहाँ जाती है और अपनी स्नाइपर से एक जगह बहुत सारे शॉट लगाते हैं, जिससे वो बुलेट प्रूफ ग्लास टूट जाता है और उसे किलर को मारने के लिए एक गोली चलाने का एक्सेस मिल जाता है। वो किलर की टांगों पर गोली चलाती है ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए, लेकिन इस सब के बावजूद कुछ नहीं हुआ था। उसके हाथ फ्री थे। वो अपने फ्री हाथों से ही एक ग्रेनेड को खोल देता है। ये देखकर जेन डिस्टर्ब हो जाती है। वो जल्दी से उसके हाथ पर गोली चलाती है ताकि वो अपने बाकी बॉम्ब्स एक्टिवेट ना कर पाए और उसके बाद उसके सर के ऊपर गोली मारते हुए उसे मार डालती है। फाइनली जितने लोगों को उसने मारा था उसने उन सबकी मौत का बदला ले लिया था, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं थी, रिलैक्स नहीं थी, क्योंकि एक जलता हुआ ग्रेनेड अभी भी अंदर पड़ा हुआ था जो किसी भी वक्त फट सकता था और पूरा शहर तबाह हो सकता था। लेकिन यहाँ सही वक्त पर वो गार्ड्स इस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं और उस ग्रेनेड को डीएक्टिवेट कर देते हैं। फाइनली ये शहर बच जाता है और हमें मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हमें ये पता चलता है कि उस दिन जब जेन ने इस आदमी को मारा था वो मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था, लेकिन पुलिस की कस्टडी में था और उसे एक जेल ले जाया जा रहा था। क्या इतने शातिर किलर को जेल में रखना पॉसिबल था या नहीं, और क्या आगे सिचुएशन नॉर्मल रहने वाली थी? इसी सब की परेशानी आज तक जीन को थी, जो अब अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। उसे हर वक्त यही फिक्र सताती रहती थी कि कहीं वो किलर दोबारा से अपने काम ना करने लग जाए, लेकिन अब वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। कोर्ट ने उसकी सज़ा चुन ली थी और इस तरह बस इस मूवी की अनसेटिस्फाइड सी एंडिंग को दिखाते हुए ये कहानी ख़त्म हो जाती है।